चांदनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आइए आपको टेरेस पर बना गार्डन दिखा दूं। आर्यन मुस्कुरा दिया और उसके साथ चल दिया। दोनों टेरेस पर पहुंचे तो आर्यन ने चारों ओर देखा। छत पर बहुत अच्छी गार्डनिंग की हुई थी। कुछ सब्जियों के साथ अलग अलग रंग के ढेर सारे फूल भी लगे हुए थे वहां। ये देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, इतनी छोटी सी जगह में बहुत अच्छी गार्डनिंग की हुई आपने चांदनी। आई एम वेरी इम्प्रेस। तभी चांदनी बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है आर्यन जी। आर्यन उसे एकटक देखने लगा, पर फिर सिर हिलाकर बोला, जी कहिए। मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है आर्यन जी। जो भी कहती हूँ या जो भी करती हूँ बिंदास करती हूँ, इसलिए आपसे भी साफ साफ बात करूंगी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। चांदनी के इतना कहते ही आर्यन उसे एकटक देखने लगा। दूसरी ओर अमित और अनाया समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठे हुए थे। अनाया बहुत अपसेट थी। उसे परेशान देखकर अमित बोला, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया अनाया कि इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बजाय तुम परेशान हो जाओ। यार माँ ने शायद ये सब इसलिए कहा क्योंकि उनकी नज़र में तुम बहुत अमीर घराने की लड़की हो, पर वो ये नहीं जानती कि उस अमीर घराने में एक दिल की अमीर लड़की भी रहती है, जिसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो सिर्फ अपने और अपनों का प्यार। तभी अनाया बोली, अमित मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए मैंने हमेशा यही चाहा है कि जब भी हमारी शादी हो तो मुझे पति के साथ एक माँ और एक बहन भी मिले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ अमित, तो मेरे लिए सांसें लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो अनाया। माँ का ये डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से नहीं जानती। उन्हें सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि तुम एक रईस घराने की बेटी हो, पर वो ये नहीं जानती है कि तुम बिल्कुल उनकी चांदनी की तरह हो। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, चांदनी की तरह हूँ अमित, पर चांदनी नहीं हूँ, और यही सच है। इतना कहकर अनाया उठकर वहां से जाने लगी, पर तभी अमित ने उसकी कलाई पकड़ ली और अनाया को अपने करीब लाकर बोला, अनाया अगर मुझे पता होता कि माँ की कही बातें जानकर तुम इतनी अपसेट हो जाओगी तो मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताता। मैंने तुम्हें ये सब बस इसलिए बताया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम माँ से मिलो और उनके दिल में अपनी जगह बनाओ। उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुमसे बेहतर ना उनके घर के लिए कोई बहू हो सकती है और ना ही तुमसे बेहतर उनके बेटे के लिए कोई पत्नी। ऐसा नहीं है अनाया कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है। उनकी प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो बड़े घरों में अपने बच्चों का रिश्ता करने से डर रही है। तो फिर मैं क्या करूं अमित? ये सच तो नहीं बदल सकती ना मैं कि मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की बेटी हूँ। ये सुनकर अमित उसके चेहरे को छूकर बोला, कोई जरूरत नहीं है सच बदलने की। माँ इसी सच के साथ तुम्हें अपने घर और अपने दिल में जगह देगी। इससे पहले कि माँ मेरी शादी कहीं और करवाने का सोचे, तुम्हें अपनी बुआ को हमारे बारे में सब कुछ बताकर उन्हें यहाँ बुलाना होगा, ताकि वो तुम्हारे पापा और मामा के डिफरेंसेस को कम कर सके और तुम्हारे भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवा सके। और फिर तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ और तुम्हारे मामा खुद आकर माँ से हमारी शादी की बात करें। अनाया सोच में पड़ गई। तभी अमित फिर से बोला, अब और इंतजार नहीं कर सकते हम अनाया। अब हमें हमारे रिश्ते को बचाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमारे परिवार वाले बढ़ जाएंगे और उनका बढ़ाया कदम शायद हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा कर दे। इसलिए प्लीज अपनी बुआ से बात करो और मैं माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अनाया ने आहिस्ता से सिर हिला दिया, पर फिर रोने लगी। अमित उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, अनाया प्यार किया है मैंने तुमसे, इसलिए आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि चाहे जो हो जाए, पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं लेगा। मेरी शादी अगर किसी से होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। अनाया का रोना और बढ़ गया। वही कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे युग की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, पर अपनी बहन को अमित के साथ देखकर वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। अमित ने बहुत प्यार से अनाया के चेहरे को छुआ और उसके आंसू पोंछकर बोला, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमारे प्यार के बंधन को कभी टूटने नहीं दूंगा अनाया, कभी नहीं। अनाया के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अमित की बाहों में सिमट गई। अमित ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। युग ने ये सब देखकर गुस्से में अपनी शराब की बोतल पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दी और अमित की ओर बढ़ने लगा।
पर तभी उसके एक दोस्त ने उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। युग उससे कुछ कहने जा ही रहा था कि अचानक उसने खुद को रोक लिया और अपने दोस्त की ओर देखकर मन ही मन बोला, नहीं युग, इस वक्त नहीं। अगर तेरे दोस्तों ने तेरी बहन को इस सड़क छाप अमित के साथ देख लिया तो तेरा मजाक उड़ाएंगे। इस वक्त तुझे चुप रहना होगा। क्या हुआ, कुछ तो बोल। तभी उसके दोस्त ने पूछा। युग ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, हम कहीं और चलते हैं। जैसा आप कहे, चलिए अपनी सवारी कहीं और ले चलते हैं। इतना कहकर उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सब वहां से चल दिए। दूसरी ओर चांदनी के चाचा चाची मेहमानों को विदा करके अपने घर के अंदर आए। धीरज वही ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर पिंकी के पापाजी से बोले, मुझे तो आर्यन और उसका परिवार बहुत पसंद आया। बहुत ही सुलझे हुए लोग लगे मुझे, और सबसे अच्छी बात कि लड़का हमारे समाज का है। हाँ भाई साहब, मुझे भी लोग अच्छे ही लगे। बस अब चांदनी से उसकी मर्जी जान लीजिए। अगर उसे आर्यन पसंद हो और लड़के वालों की तरफ से भी हाँ में जवाब आ जाए तो ये शादी जल्द से जल्द कर दीजिए। राजेंद्र के इतना कहते ही प्रीतो भी बोली, हाँ भाई साहब, चांदनी से साफ साफ बात करिएगा, कहीं वो भी पिंकी की तरह पहले हाँ और बाद में इनकार न कर दे। प्रीतो की बातें सुनकर धीरज हैरान रह गए। वही खड़ी पिंकी और चांदनी भी एक दूसरे की ओर देखने लगी। धीरज ने तुरंत राजेंद्र से पूछा, पिंकी ने इनकार कर दिया है, पर क्यों? राजेंद्र उदास होकर बोले, हाँ भाई साहब, आज ही मनमीत के घर जाकर ये मंगनी तोड़कर आया हूँ, क्योंकि पिंकी को वो सही इंसान नहीं लगा। धीरज ने फिर से पिंकी की ओर देखा और उठकर उसके पास आए। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, पर बेटा, मनमीत तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो उसमें कभी कोई कमी नहीं नजर आई। फिर क्या बात हो गई जो तूने सगाई के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया? पिंकी कुछ नहीं बोल सकी, उसने बस अपनी नजरें झुका ली। तभी उसके पापा बोले, भाई साहब, अगर पिंकी ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। धीरज मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा किया तुमने, अगर बच्चे ही खुश ना हो तो जबरदस्ती के रिश्ते में उन्हें क्यों बांधना। हम पिंकी के लिए मनमीत से भी ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढेंगे, है ना पिंकी बेटा? पिंकी ने फिर से अपनी नजरें झुकाई और टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेटें उठाकर किचन में चली गई। अनु उसे जाते देख रही थी, पर फिर उसकी नजर चांदनी पर पड़ी, जो वही सबके बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। अनु उसे घूरते हुए बोली, तुझे क्या हर बात बोलनी पड़ती है चांदनी? जाकर ये सारे बर्तन किचन में रख और सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। चांदनी ने मुंह बनाया और प्लेटें उठाने लगी। अनु फिर से बोली, पता नहीं कब बड़ी होगी, शादी की बात चल रही है, पर अक्ल दो कौड़ी की नहीं है इस लड़की में, पता नहीं ससुराल में कैसे एडजस्ट करेगी। चांदनी ने मुंह फुलाया और भनभनाती हुई प्लेटें लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजेंद्र अनु से बोले, भाभी, चांदनी में अभी भी बचपना है, शादी के बाद अपने आप संभल जाएगी, आप क्यों उस बेचारी पर गुस्सा करने लगी है? नहीं भाई साहब, लड़कियों का शादी के पहले ही संभल जाना अच्छा होता है। और चांदनी, ये जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही इसकी अक्ल घुटनों में आती जा रही है, इसलिए अब इसकी लगाम कसने की जरूरत है मुझे। अनु की बातें सुनकर धीरज बोले, बस करो अनु, क्यों बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो, इतनी भी नासमझ नहीं है हमारी चांदनी। अनु मन ही मन बोली, अब आपको क्या बताऊं कि आपकी चांदनी आजकल जासूस बनी घूम रही है, और इसकी ये जासूसी ना जाने कितने लोगों को इसका दुश्मन बना सकती है। इससे पहले कि ये लड़की फिर से कोई नया कारनामा अंजाम दे, इसकी शादी हो जाए वही अच्छा है। दूसरी ओर राजीव और संजना ने एक होटल में अपना डिनर खत्म किया। संजना टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए बोली, तुम्हारी फाइल से मुझे पता चला राजीव कि तुम मनाली जैसी खूबसूरत जगह से बिलोंग करते हो। बहुत खूबसूरत जगह है वो, पर मैं आज तक वहां नहीं गई। कुछ दिनों पहले मेरी एक कॉलेज फ्रेंड सिया की शादी थी वहां, वो वही की रहने वाली है, पर एक बिजनेस मीटिंग की वजह से मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर सकी और मनाली घूमने का चांस मिस कर दिया मैंने। सिया का नाम सुनकर राजीव ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, क्योंकि वो समझ गया था कि संजना किस सिया की बात कर रही है, पर उसने सिया के बारे में कोई बात नहीं की और बोला, तुम जब भी मनाली जाना चाहो संजना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें सारा मनाली दिखा दूंगा। मेरा तो बचपन ही मनाली की पहाड़ियों में गुजरा है। ऑफ कोर्स राजीव, अब मैं जब भी वहां जाऊंगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी।
राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर बोला, संजना अब हमें निकलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। मैं एक फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं वो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरा देर रात तक इंतजार करे और उनकी नींद खराब हो। चले। संजना ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। राजीव ने वेटर को इशारा किया, बिल प्लीज। वेटर तुरंत बिल लेने चला गया। राजीव वहीं बैठा अपना फोन चेक कर रहा था, पर संजना उसे देखकर मन ही मन बोली, ये लड़का बहुत काम का है, इसलिए इस लड़के को हमेशा अपने काबू में रखना होगा मुझे, और उसके लिए मुझे इस लड़के की जरूरतों का ख्याल रखना होगा। तभी वेटर बिल और स्कैनर लेकर आ गया। राजीव बिल देखकर कार्ड स्कैन करने लगा। ये देखकर संजना तुरंत बोली, राजीव बिल में पे कर देती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राजीव बिल पे करते हुए बोला। संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उठकर खड़ी हुई। राजीव भी अपना फोन चेक करते हुए उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। तभी वो संजना से टकरा गया, पर इससे पहले कि संजना गिरती, राजीव ने उसे पकड़ लिया। संजना ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो राजीव उसे छोड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी। चले। तभी संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजीव ने सिर हिलाया और उसे आगे चलने का इशारा किया। संजना मुस्कुराते हुए आगे चलने लगी। राजीव भी उसके पीछे चल दिया। दूसरी ओर युग का दोस्त अयान ड्राइव कर रहा था, पर युग के दिमाग से वो मंजर जा ही नहीं रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्या हुआ युग, जब से हम वहां से निकले हैं तू कुछ परेशान लग रहा है, अयान ने ड्राइव करते हुए पूछा। युग ने उसके सवाल सुने पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनाया और अमित के बारे में सोच रहा था। अयान ने फिर से कुछ पूछना चाहा, पर तभी युग बोला, अयान गाड़ी घर ले ले। अयान ने उसे हैरानी से देखा पर कुछ बोला नहीं। उसने चुपचाप गाड़ी घुमा ली। युग मन ही मन बोला, पहले वो चांदनी मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी और अब उसका सड़क छाप भाई मेरी बहन को अपने झूठे प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोनों भाई बहन दौलत की लालच में मेरे भाई बहन के साथ ये खेल खेल रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। उसने गुस्से में बहुत जोर से अपनी मुट्ठी गाड़ी की विंडो पर दे मारी। अयान ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर से कुछ पूछना चाहा, पर तभी युग के फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन देखा तो मनमीत उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव की पर मनमीत कुछ कहता उसके पहले ही युग बोल पड़ा, मनमीत मुझे तुमसे मिलना है आज ही, बहुत जरूरी है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है युग, क्या तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो? इस वक्त मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं है, आ रहा हूँ। इतना कहकर युग ने कॉल कट की और अयान से बोला, अयान गाड़ी रोक। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट, अयान ने गाड़ी पर ब्रेक लगाकर पूछा। युग ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर आने लगा। अयान भी तुरंत गाड़ी से बाहर आया तो युग तेजी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और बोला, तू अपने घर से अपने लिए गाड़ी मंगवा ले, मुझे अभी और इसी वक्त मनमीत से मिलने जाना है। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ, अयान ने इतना कहा ही था कि तभी युग ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अयान भौचक्का रह गया। दूसरी ओर चांदनी के रूम में म्यूजिक प्लेयर में पुराने गाने बज रहे थे, पर वो बेड पर लेटी उन सारी बातों के बारे में सोच रही थी जो उसने आर्यन से कही थी। जो कुछ भी मैंने अयान से कहा है उसके बाद पता नहीं उसका फैसला क्या होगा। कहीं इतनी बड़ी बात जानकर भी उसने इस शादी से इनकार नहीं किया तो वो मन ही मन बोली और फिर उठकर बैठ गई। वो अपने होठों को दांतों में दबाकर फिर से बोली, और कहीं अगर उसने ये बात किसी को बता दी कि मैंने उससे ये कहा है कि मैं उससे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं राजीव से प्यार करती हूँ, तो। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।